नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप जागरण देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, जिस पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है लेन-देन पर और लोग उससे पैसा निकाल नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा वो प्रोसेस समझेंगे कि आरबीआई ने बैन क्यों लगाया है और आगे क्या प्रोसेस हुआ है। ये सब समझाने के लिए हमारे साथ दीपांशी जी जुड़ी हुई हैं। दीपांशी जी पहले अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और वो इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है दीपांशी जी आपका जागरण में। थैंक यू। कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दीपांशी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन क्यों लगाया है? मतलब इतनी क्या इस चीज़ की क्या ज़रूरत आ गई कि बिल्कुल बैंक पर बैन ही लगाना पड़ा उनको? देखिए आरबीआई हमारे देश की रेगुलेटरी बॉडी है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन सेट करती है और बैंकिंग सुपरविजन भी करती है। तो बैंक में अगर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या फिर बैंक की जो आर्थिक हालात हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर आरबीआई ऐसे स्टेप्स लेती है जिससे कि पब्लिक का इंटरेस्ट जो है उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो यहाँ पर ये पाया गया कि जो ये बैंक है, ये इसमें लगातार लॉसेस हो रहे हैं और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। इस वजह से आरबीआई ने कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है। और वो क्या गतिविधियाँ हैं जैसे जिन पर आरबीआई ने रोक लगाई है? जैसे बैंक्स का काम होता है डिपॉजिट लेना लोगों से, फिर लोगों को लोन्स देना, तो इन दोनों गतिविधियों पे अब रोक लगा दी गई है। उसके अलावा बैंक और भी कोई पेमेंट्स, जैसे कि बैंक अपने कोई पेमेंट्स अगर करना चाहे अपने एसेट या लायबिलिटी के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, तो वो भी नहीं कर सकती है। उसके अलावा बैंक्स के पास जो एसेट्स होते हैं उनको भी आरबीआई के अप्रूवल के बिना ये बैंक सेल नहीं कर सकती है। और जैसे जो लॉकर में कस्टमर्स का जो सामान है, क्या वो कस्टमर्स ले सकते हैं? देखिए अभी तो बैंक की गतिविधियों के बारे में खाली इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो विथड्रॉल ऑफ मनी है उसको रोका गया है। लॉकर्स के बारे में अभी कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर या गाइडलाइंस नहीं आए हैं। और जैसे अब मैंने एक जगह पढ़ा था कि कई लोगों की उस बैंक में अभी जस्ट सैलरी ही आई है। बहुत सारे लोगों ने अपने सेविंग्स उसी के अंदर कर रखे हैं, निकाले भी नहीं थे। तो कस्टमर्स के ये ऊपर और क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? जैसे आई थिंक बैंक ने 6 महीने के लिए ये चीज़ रोक लगाई है बैंक के ऊपर। आरबीआई ने रोक लगाई है। तो कस्टमर्स पे कैसा असर पड़ रहा है इस चीज़ पे? देखिए कस्टमर्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिर्फ़ एक ही खाता होगा। तो ऐसे कस्टमर्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ जो हैं वो पैसे के लेन-देन पर ही टिकी होती हैं। जैसा कि हमने देखा जब नोटबंदी हुई थी, तो हम सबकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, डे टू डे लाइफ़ में बहुत असर पड़ा था। तो वैसी ही दिक्कतें लोगों को सामना उन दिक्कतों का करना पड़ेगा, जो लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। और जैसे आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर ये बैन लगाया है, तो इस चीज़ से क्या दूसरे बैंक्स पर भी असर पड़ सकता है? जैसे एक बैंक बंद हो गया है, क्या होता है ना कि जैसे एक बैंक जो छोटा बैंक होता है, उसका एक बड़े बैंक के अंदर अकाउंट होता है। फिर वो जो उनका जो रोज़ का पैसा डिपॉज़िट ईओडी जो होती है, वो दूसरे बैंक में डिपॉज़िट होने जाती है। तो क्या इस चीज़ का असर दूसरे बैंक्स पर भी पड़ सकता है? देखिए, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। उसका कारण ये है कि जब हम ये देखते हैं कि दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर असर पड़ेगा या नहीं, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि इनका जो डिपॉज़िट साइज़ है वो क्या है। तो इनका डिपॉज़िट साइज़ करीब 2500 करोड़ के आस-पास है। हुँ, हुँ, अगर हुँ। हम देखें कि किन बैंक्स का असर पड़ेगा, तो वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि इंडिया में डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी के अलावा आईसीआईसीआई और एसबीआई बैंक है। तो ये बैंक्स हैं, इनका साइज़ बहुत बड़ा है। जैसे कि अगर हम एसबीआई के डिपॉज़िट्स की बात करें, तो वो करीब-करीब 50 लाख करोड़ के आस-पास है। तो ऐसे जो बैंक्स हैं, अगर इनको कुछ होता है, तो इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन जो छोटे बैंक्स हैं, जिनका डिपॉज़िट साइज़ बहुत कम है, जिनका जिनका और बैंकों से बहुत कम आदान-प्रदान है, उनके उनके जो रिपरकशंस हैं, वो और इंस्टीट्यूशंस पर पड़ने की संभावनाएँ कम रहती हैं। अच्छा, और मैं ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे बैंक ने पैसे निकालने के लिए तो मना किया है, तो जैसे छोटे जो मिडल क्लास फैमिली होती है वो एफडी वगैरह कराते हैं, तो ऑब्वियसली उस बैंक में भी कुछ-कुछ एफडीज़ तो होंगी ही। तो क्या वो एफडीज़ वगैरह पे भी जैसे एफडी एकदम से तो नहीं तुड़वाते हैं कोई, लेकिन जैसे उस बैंक को कोई बंद कर दिया है, तो लोग इस बात पे ऐसे आ गए होंगे कि यार अब मेरे को उस बैंक में अपनी एफडी भी नहीं रखनी है।
तो वो चीज़ हो सकती है पॉसिबल, ऐसे इस बारे में कोई जानकारी आई है? जी, इस टाइम पर तो जब ये कह दिया गया है कि किसी भी तरीके के पेमेंट्स नहीं किए जाएँगे, तो चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट है, किसी भी प्रकार का लेन-देन इस समय मना है। बल्कि अभी बैंक को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है, सिर्फ़ 6 महीने के लिए ये गतिविधियाँ रोकी गई हैं। बैंक का जब लाइसेंस कैंसल होता है, तब जाकर फिर लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू होता है, तब जाकर के कस्टमर्स का आगे का जो प्रोसेस है, उसको शुरू किया जाता है। फिलहाल तो सिर्फ़ गतिविधियों को रोका गया है। आपने अभी बैंक के लाइसेंस के बारे में बात की, तो बैंक का लाइसेंस क्यों कैंसल होता है? मतलब उसके पीछे के कुछ रीज़न होते हैं? जैसे इस बैंक की तो गतिविधियों पर बैन ही लगाया गया है, इसका रीज़न आपने अभी-अभी बताया कि वो लॉस में जा रहा था, इस वजह से। तो लाइसेंस कैंसल होने का क्या क्यों होता है ऐसा? उसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जो बैंक्स जिस तरीके से लाइसेंस देने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो उसी तरीके से जब आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन आप उन रेगुलेशंस को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे बैंक में बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, जो कि टाइम टू टाइम आरबीआई अपडेट करता है, उनको बैंक्स को फ़ॉलो करना होता है। तो जो बैंक्स लगातार वार्निंग के बावजूद भी उन रेगुलेशंस को फ़ॉलो नहीं करते हैं, उनके लाइसेंसेस कैंसल कर दिए जाते हैं। मेरे को ना एक छोटा-सा किस्सा याद आ रहा है, आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। कुछ टाइम पहले एक एसबीबीजे नाम का एक बैंक हुआ करता था। एसबीबीजे और है ना 1-2 बैंक्स और थे, जिनको ना एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया था। मैं उस टाइम जी, जी। काफ़ी टाइम पहले मैं भी एक्सिस बैंक में जॉब जी, करती थी, तो काफ़ी उस सारे टाइम ये बैंक्स मर्ज किए गए थे। हाँ, काफ़ी सारे बैंक्स मर्ज हुए थे। तो जैसे वो उस टाइम में यही बोला था कि ये सारे बैंक्स ना लॉस में जा रहे हैं शायद इस वज़ह से इनको मर्ज कर रहे हैं। तो उन बैंक्स को तो एसबीआई में इन लोगों ने मर्ज कर लिया, लेकिन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को इन लोगों ने बैन कर दिया फॉर 6 मंथ्स। तो इसमें क्या डिफरेंस है मतलब? अभी ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप है कि जिसमें उन्होंने गतिविधियाँ रोकी हैं। अभी 6 महीने तक आरबीआई इंक्वायरी करेगी। उसके हुँ, बाद हुँ। में जब ये पाया जाएगा कि मतलब बेसिकली इस बैंक से ये ऐसा भी हो सकता है कि इन गतिविधि अगर ये बैंक्स मतलब ये पाया जाए कि इस बैंक को वापस से चलाना फ़िज़िबल है, तो हो सकता है कि इसकी नॉर्मल गतिविधियाँ शुरू हो जाएँ। लेकिन अगर ये अच्छा। पाया जाए कि ऐसी इरेगुलरिटीज़ हैं और बैंक के ऊपर इतना ज़्यादा डेट हो गया है कि वो मतलब बेसिकली सेल करने के बाद ही हम उसको मतलब प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही चीज़ों को सुधार पाएँगे, तब जाकर के एक एज़ अ लास्ट रिसॉर्ट बैंक्स को बंद किया जाता है। लेकिन अगर ये पाया जाए कि वो इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल हो सकती है, तो फिर ये कोशिश करी जाती है कि बैंक को सुचारू मर्ज ढंग कर से दो। वापस से चलाने की अच्छा। कोशिश की जाए। अच्छा। तो जैसे इन केस वापस बैंक चालू होगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कस्टमर्स वापस उन पर भरोसा कर पाएँगे, कि अभी कुछ टाइम पहले इस बैंक को बैन कर दिया था, अब वापस इसको चालू कर दें तो उसी में पैसा रखेंगे। क्योंकि कस्टमर्स भी तो पैसे को लेकर सैलरी जिन लोगों की आई है और उन लोगों का पैसा एकदम ठप हो चुका है फॉर 6 मंथ्स। अब अब जैसे इसमें गवर्नमेंट ने ऐसी भी कोई गाइडलाइन दी है क्या? जैसे उस बैंक में पैसा आ तो सकता है ना? शायद उस बैंक में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसा आ तो सकता है, लेकिन कस्टमर निकाल नहीं सकता है। तो जो एम्प्लॉइज़ हैं जिनका वहाँ पे क सैलरी अकाउंट है, उन सब का पैसा उसी बैंक में अब आएगा 6 महीने के लिए और वो निकाल नहीं पाएँगे, नहीं, ऐसा? नहीं, उसको तो वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं पर जॉब करती हूँ, तो मेरे पास ये हुँ। ऑप्शन होता है कि मैं अपना सैलरी अकाउंट चेंज करूँ। हाँ। बल्कि काफ़ी सारे फर्म्स में ऐसा होता है कि हम हर महीने एक इनवॉइस सबमिट करते हैं और उसमें ही हमारे बैंक डिटेल्स भी होते हैं। तो अब आगे से 6 महीने के लिए या फिर शायद हमेशा के लिए वो कस्टमर्स अपना सैलरी अकाउंट चेंज कर देंगे। किसी और बैंक में नया खाता खुलवा लेंगे या फिर पहले से उनका किसी और बैंक में खाते होंगे। ज़्यादातर लोगों के 2-3 खाते होते ही हैं, तो वो हाँ, अपना सैलरी अकाउंट बदल देंगे। ओके, मतलब उसका उनका अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो हाँ, जाएगा। अभी तक के जो पैसे हैं, खाली वो अटक गए हैं, लेकिन इसके बाद हुँ। कस्टमर्स उसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। अच्छा, और जो है अब आगे कस्टमर जो है वो 6 महीने बाद ही अपना पैसा निकाल सकते हैं। एक और मेरा इसमें डाउट था कि जैसे 6 महीने के बाद भी बैंक आगे भी आरबीआई जो है वो इस बैंक को आगे भी बैन कर सकता है? 6 महीने के बाद भी ये भी पॉसिबिलिटी है इस चीज़ में कि फॉर अनदर 1 ईयर या फिर सिर्फ़ 6 महीने के लिए ही बैन किया जाता है गतिविधियों को, उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी किया जा सकता है? देखिए, ये ऐसा है कि अभी इन्होंने 6 महीने के लिए इसको बैन किया है, इसके बाद इसको पूरा इसकी इंक्वायरी होगी और उसके बाद ही फर्दर जो प्रोसीजर है उसको डिसाइड करेगा आरबीआई ऑन द बेसिस ऑफ कि उस इंक्वायरी में
कितनी इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं और उनको सुधारने के कोई तरीके हैं या नहीं। क्योंकि अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई गाइडलाइंस देता है बैंक्स को कि आप ये चीजें करिए, उससे स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन बैंक्स उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। हाँ स्पेशली हाँ हाँ। कोऑपरेटिव बैंक में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इनका डुअल रेगुलेशन होता है। तो बैंकिंग हम्म। रेगुलेशन इनका आरबीआई करता है, लेकिन इनका जो मैनेजमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तो ये भी एक बड़ा इशू निकल के आया है, जैसे आपने पास्ट में देखा होगा कि कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हम्म। भी एक बड़ा इशू है कि जो आरबीआई गाइडलाइंस देगा बैंक उसको फॉलो कितना कर पाता तो है। मेन कोऑपरेटिव बैंक में और प्राइवेट बैंक में यही डिफरेंस है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट रन करती है कोऑपरेटिव बैंक्स को, ऐसा? रन नहीं करती है, उसका जो मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, जैसे चेयरमैन ऑफ द बैंक, तो हाँ। वो स्टेट गवर्नमेंट इसके मैनेजमेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती है। बैंकिंग जो रेगुलेशंस होती हैं वो आरबीआई से आती हैं, तो यहाँ पर डुअल कंट्रोल हो जाता है। जो आपके स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उसमें जो मैनेजमेंट है वो बैंक का मैनेजमेंट होता है, फिर वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के थ्रू चीजें होती हैं, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट का मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच दीपांशी, आपने बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारा प्रोसेस समझा दिया। क्योंकि सुबह से ये चीज चल रही थी कि ये बैंक कैसे बंद हो गया है, क्या और भी बैंक कैसे बंद हो सकते हैं, ये वो। पर थैंक यू सो मच दीपांशी। और मेरे दर्शकों के वेलकम। लिए आगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं दीपांशी जी से कभी भी इंटरव्यू लेके आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। थैंक यू दीपांशी।